जंगल में घनघोर सन्नाटा छाया हुआ था। जंगली जानवर और कीड़े मकोड़े मिलकर अजीब अजीब आवाज निकाल रहे थे। जब वेदिका ने आंख खोलकर देखा तो वो पेड़ों से ढकी हुई जमीन पर गिरी हुई थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन ऊंचाई से गिरने के कारण उसके पैर में चोट आ गई थी। मगर वो जानती थी कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। उसे मालूम नहीं था कि उसका पैर फिसलने के बाद कितना समय गुजर चुका है। दुष्यंत कभी भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच सकता था। इसलिए उसने अपनी पूरी कोशिश की और पेड़ के सहारे खड़ी हो गई। उसे दुष्यंत की बातें याद आ रही थी, लेकिन उनको समझ पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया था कि आखिर दुष्यंत सिद्धांत के बारे में ऐसा क्यों कह रहा था। इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए वेदिका को जल्द से जल्द सिद्धांत और विक्रम को ढूंढना होगा। उसने पैर पर आई चोट को बाजू में बह रही नहर में साफ किया और आगे निकल गई। मगर इन सभी के बीच में वो एक अहम बात भूल गई थी। वेदिका जब ऊंचाई से गिरी थी तो उसके हाथ से वो जादुई अंगूठी वहीं जंगल में कहीं गिर गई थी। सिद्धांत और विक्रम को ढूंढने की जल्दबाजी में वो अंगूठी को भूलकर आगे बढ़ चुकी थी। अचानक से वेदिका को उस नहर में किसी के गिरने की आवाज आई। वो तुरंत अलर्ट हो गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। धीमे कदमों के साथ वो कुछ दूर आगे बढ़ी और एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने की कोशिश करने लगी। उसे सामने नहर से एक आदमी बाहर आते हुए नजर आ रहा था। उस आदमी के पूरे कपड़े भीग चुके थे। वो आदमी वेदिका की तरफ बढ़ रहा था। अचानक से उसके चेहरे पर चांद की चांदनी पड़ी और वेदिका उसे देखकर चौंक गई। वो कोई और नहीं बल्कि विक्रम था। उसे पहचानते ही वेदिका एक पल भी नहीं रुकी और भागते हुए उसके पास पहुंच गई। कदमों की आवाज सुनकर विक्रम भी अचानक से चौंक गया, लेकिन वेदिका को अपने सामने देखकर वो और भी आश्चर्यचकित था। वो तुरंत बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये जंगल खतरों से खाली नहीं है। वेदिका ने अपनी सांस संभालते हुए विक्रम को बताया कि कैसे वो हॉस्पिटल में जब जागी तो उसे मालूम चला कि लेबोरेटरी में रखी वो हजारों साल पुरानी मम्मी चोरी हो गई थी। जैसे ही उसने जादुई अंगूठी के बारे में बताने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हड़बड़ाते हुए बोली, सिद्धांत की अंगूठी मेरे पास रह गई थी। मैं उसे लेकर और मम्मी के बारे में बताने के लिए तुरंत यहां आ गई, मगर वो कहां है? मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब मैं यहां आने के लिए निकली तो एक अनजान व्यक्ति मेरा पीछा करने लगा। इतना ही नहीं, उसने मुझे मारने की भी कोशिश की। उससे भागते हुए ही मैं अचानक से इस चट्टान से नीचे गिर गई और शायद इसी बीच वो अंगूठी कहीं जमीन पर गिर गई होगी। मुझे माफ कर दो। इतना कहकर वेदिका जोरों से रोने लगी। उसका मन बहुत दुखी हो गया था क्योंकि वो सिद्धांत की मदद नहीं कर पाई थी। इतना ही नहीं, सिद्धांत को अपने सामने ना पाकर उसका दिल और तड़प रहा था। विक्रम वेदिका को इस तरह रोते हुए नहीं देख पा रहा था। वो जानता था कि उसका दोस्त वेदिका की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहेगा, इसलिए उसने वेदिका के कंधे पर हाथ रखा और कहा, वेदिका, मैं अब तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसे सुनकर शायद तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो, लेकिन यह समझ लो कि मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलने वाला। सिद्धांत अभी अभी ऊपर बनी एक गुफा के अंदर गया है। मुझे नहीं पता कि वो उस गुफा से कभी वापस आएगा या नहीं, इसलिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा ताकि हम दोनों उस गुफा में जाने का तरीका ढूंढ लें। विक्रम ने कहा और वेदिका को सब सच सच बताना चालू कर दिया। वेदिका के चेहरे पर कंफ्यूजन की शिकन साफ नजर आ रही थी। उसने वेदिका को बताया कि कैसे उन्हें जो मम्मी समुद्र से मिली थी उसमें सिद्धांत को वो अंगूठी मिली थी। उस अंगूठी के मिलते ही कैसे सिद्धांत को अपने पिछले जन्म के फ्लैशेस आने लगे। विक्रम ने वेदिका को बताया कि आखिर सिद्धांत की जिंदगी में उसका क्या महत्व था और सिद्धांत उस गुफा के अंदर क्यों गया था। जैसे ही वेदिका ने विक्रम की बात सुनी, एक पल के लिए वो शांति से खड़ी रही, मगर अगले ही पल वो ठहाके मार के जोर से हंसने लगी। विक्रम जानता था कि वेदिका का यही रिएक्शन होगा, लेकिन एक पल के लिए उसे लगा था कि शायद वेदिका उसकी बात मान जाए। वेदिका ने हंसते हुए कहा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि पिछले जन्म में सिद्धांत ने मुझे मार दिया था? हा? और वो जो आदमी इस वक्त मेरा पीछा कर रहा था
वो कोई और नहीं बल्कि पिछले जन्म का हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लगता है तुम दोनों ने कुछ ज्यादा ही आर्कियोलॉजी पढ़ ली है। मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती हूं। हमें तुरंत सिद्धांत को उस गुफा से बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि कोई साइंटिफिक रीजन है। विक्रम ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, तुम भले ही मेरी बातों का विश्वास नहीं कर रही हो, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। इसलिए भले ही तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है, लेकिन हमें इस गुफा में अंदर जाने का रास्ता ढूंढना ही होगा। एक पल के लिए वेदिका अपने ख्यालों में खो गई। न जाने क्यों, भले ही उसका दिमाग कह रहा था कि यह सब झूठ है, उसका दिल कहीं ना कहीं विक्रम की बातों पर विश्वास करने के लिए आतुर था। उसने तुरंत विक्रम की तरफ देखा और अपना सर हां में हिलाया। अगले ही पल वो दोनों उस गुफा में अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। वहीं दूसरी ओर सिद्धांत की जान उसके हलक में अटक गई थी। आर्यन उसकी तरफ लंबे कदमों के साथ बढ़ रहा था। एक तरह से सिद्धांत के लिए यह अच्छी बात थी, वो अब आर्यन से फाइनली बात कर पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसका मन आर्यन को इस तरह से बर्ताव करते हुए देख समझ गया था कि आर्यन चाहकर भी उसकी बात नहीं मानेगा। आर्यन असलियत में बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसे सिद्धांत ने सोचा था। उसे लगा था कि पिछले जन्म में वो एक सीधा साधा लड़का था, लेकिन धीरे धीरे अब उसे समझ आ रहा था कि वो इतना नादान और बेचारा भी नहीं था जितना सिद्धांत उसे सोच रहा था। आर्यन के कदम उसके बहुत करीब आ चुके थे। वो यहां वहां देख रहा था कि आखिर वो आवाज किसने निकाली थी। सिद्धांत दीवार से चिपककर अपनी सांस थाम कर खड़ा हुआ था। आर्यन का हाथ अंधेरे में उसके शरीर को टच करने ही वाला था कि अचानक से पीछे से एक भारी आवाज सुनाई दी। अरे आर्यन, तुम यहां गली में क्या कर रहे हो? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूं। इस प्रतियोगिता का इनाम उसके सामने कुछ भी नहीं है। पीछे से जयंत की आवाज सिद्धांत के कान में पड़ी। आर्यन ने आखिरी बार सिद्धांत की तरफ अंधेरे में देखा और मुड़कर जयंत के पास पहुंच गया। वो बोला, भैया, आजकल आप बहुत ही अच्छी खबरें लेकर आ रहे हैं। क्या बात है, बताइए मुझे। जयंत ने एक बड़ी मुस्कान के साथ आगे कहा, मुझे अभी अभी गुप्तचर से मालूम चला है कि बिंदिया नामक पहाड़ पर एक बहुत ही विशालकाय ड्रैगन रहता है। उस ड्रैगन के माथे पर एक मणि लगी हुई है। जिस किसी ने भी उस मणि को निकालकर उस ड्रैगन को मार दिया और मणि को धारण कर लिया, वो आदमी बहुत ही ताकतवर बन जाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरा भाई दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान बने। उसकी बात सुनते ही आर्यन खुशी से हंस पड़ा और बोला, भैया, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उस ड्रैगन को मारकर जरूर उस मणि को हासिल कर लूंगा। हमारा जो मकसद है, मैं उसे पूरी तरह कामयाब होने में मदद करूंगा। शीतलपुर की राजगद्दी पर हमारा ही राज होगा, भले ही उसके लिए मुझे शीतलपुर की सबसे ताकतवर योद्धा राजकुमारी वंदिता से ही क्यों ना लड़ना पड़े। जैसे ही आर्यन ने राजकुमारी वंदिता का नाम लिया, सिद्धांत के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक से उसके दिमाग में सब कुछ साफ हो गया। वो समझ गया था कि जयंत आर्यन से क्या करवाना चाहता था। जिस वक्त आर्यन अपनी खुशी मना रहा था, उस वक्त उसने जयंत के चेहरे पर आए शैतानी भाव को नहीं देखा था, मगर सिद्धांत दूर खड़े होकर यह सब नोटिस कर रहा था। कुछ ही देर बात करने के बाद वो दोनों अंदर चले गए। सिद्धांत ने गहरी सांस ली, लेकिन उसका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। ये तो बस शुरुआत थी। उसे एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि उसे किसी भी तरह आर्यन और राजकुमारी वंदिता को मिलने से रोकना होगा। दूसरा, उसे आर्यन को कोई भी शक्ति हासिल करने से रोकना होगा, क्योंकि अगर आर्यन ने शक्ति हासिल कर ली तो वो राजकुमारी वंदिता को मार गिराने में कामयाब होगा, जिसे रोकने के लिए सिद्धांत इतनी मेहनत करके अपने अतीत में आया था। सिद्धांत के मन में अपना मकसद साफ हो गया था। वो अंधेरे में से निकलकर बाहर उजाले में आया और उसके चेहरे पर दृढ़ता का भाव साफ नजर आने लगा। उसे किसी भी हालत में उस ड्रैगन तक आर्यन से पहले पहुंचना होगा। इतना ही नहीं, सिद्धांत को आर्यन से पहले उस ड्रैगन को मार गिराना होगा। मगर तभी अचानक से सिद्धांत को एक बात रियलाइज हुई। जयंत जिस हिसाब से उस ड्रैगन के बारे में बता रहा था,
एक बात साफ थी कि वो ड्रैगन बहुत ही ताकतवर प्राणी होगा। इसका मतलब था कि उसको हरा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होने वाला था। सिद्धांत को जल्द से जल्द कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिसकी मदद से वो ना सिर्फ ड्रैगन से वो मणि चुरा सके बल्कि उसे मार भी गिरा पाए। उसकी ये यात्रा आसान नहीं होने वाली थी। सिद्धांत ने अपना मुंह अच्छी तरह से ढक लिया और वहां से चला गया। उसे मालूम हो गया था कि आर्यन कल ही उस ड्रैगन को मारने के लिए अपनी यात्रा पर निकल जाएगा, इसलिए सिद्धांत भी कोई ना कोई तरीका ढूंढने लगा। वो शीतलपुर की गलियों में किसी अनजान व्यक्ति की तरह भटक रहा था। उसका ना कोई ठिकाना था और ना ही खाने पीने का कोई रिसोर्स। किसी टूरिस्ट की तरह वो शीतलपुर की गलियों को खोजने लगा। रात का वक्त होने के कारण सिद्धांत को रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि कब वो शीतलपुर की सीमा को पार करके दूसरे नगर में पहुंच गया था। वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने पिछले जन्म की जन्मभूमि को देख रहा है। जैसे ही सिद्धांत ने अपना कदम बढ़ाया, अचानक से एक तीव्र रफ्तार से तीर उसके कान के बाजू से निकल गया। सिद्धांत तुरंत चौंक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा कि शायद आर्यन या उसके समूह में से किसी ने उसे पकड़ लिया है, मगर तभी सिद्धांत की नजर तीर चलाने वाले आदमी पर पड़ी और उसकी आंखें अचंभे से फटी की फटी रह गईं। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत आर्यन को उस ड्रैगन तक पहुंचने से रोक पाएगा? क्या वो उस ड्रैगन को हराने के लिए कोई उपाय ढूंढ पाएगा? कौन था जिसने सिद्धांत पर वार किया था? क्या सिद्धांत अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? वेदिका सिद्धांत के सच को कबूल लेगी? क्या वो और विक्रम मिलकर गुफा में अंदर आने का रास्ता ढूंढ पाएंगे? क्या कर रहा था दुष्यंत? क्या वो भी अतीत में जाने का रास्ता ढूंढ लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए। हेलो, तुम लोग कहां हो? जल्दी से मेरी बताई हुई लोकेशन पर पहुंचो। वो लड़की मेरे कब्जे से भाग गई है। उसे पकड़ना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। दुष्यंत ने अपने चमचों को फोन करके तुरंत उसके पास आने को कहा। कुछ देर पहले वेदिका उसके चंगुल से छूटकर भाग गई थी। वो जानता था कि अगर उसे सिद्धांत तक पहुंचना है तो वेदिका को ढूंढना उसके लिए बहुत ही जरूरी है। उसने अपनी जेब से गन बाहर निकाली और आगे भागने लगा। वहीं दूसरी तरफ सिद्धांत को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर होता भी कैसे, क्योंकि अभी अभी उस पर जो हमला हुआ था वो किसी मामूली इंसान ने नहीं किया था। जैसे ही सिद्धांत ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने छोटे कद वाले कुछ आदमियों को खड़ा पाया। नॉर्मली सिद्धांत ऐसी सिचुएशंस में घबराता नहीं है, मगर आज उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि भले ही कद में वो लोग छोटे थे, लेकिन उनके पास चमकते हुए कुछ हथियार थे। उनके कान लंबे लंबे थे, उनकी नाक भी सामने से लटक रही थी। उसने आज तक इस तरह के इंसान नहीं देखे थे। सिद्धांत ने तुरंत अपने कदम पीछे लेने की कोशिश की और हाथ हवा में खड़ा करते हुए बोला, कौन हो तुम लोग? मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? मगर उन लोगों ने सिद्धांत का जवाब नहीं दिया, बल्कि वो एक दूसरे को देखने के बाद सिद्धांत की तरफ तेज रफ्तार से आगे बढ़े। सिद्धांत ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक इतना तेज था कि वो सिद्धांत के सामने आ गया। उसके हाथ में एक लंबी रस्सी थी जिसे उसने सिद्धांत के पैरों में फंसाने के लिए इस्तेमाल किया। पीछे मौजूद कुछ छोटे कद के लोगों ने उस रस्सी को कस के खींच लिया, जिसके कारण सिद्धांत धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर गया। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, उस गुट का सरदार आगे आया और उसने सिद्धांत के सीने पर अपना पैर रखते हुए कहा, तुम हमारे राज्य में बिना इजाजत के नहीं आ सकते। जो भी ऐसा करता है वो हमारा दुश्मन बन जाता है। अब तुम्हारा अंत सिर्फ एक ही है और वो है मौत। देखने में भले ही वो आदमी छोटे कद का था, लेकिन उसकी आवाज और रौब बिल्कुल अलग था। उस गुट के सरदार ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने साथी को इशारा किया। तुरंत ही वो साथी भागता हुआ उसके पास आया और अपने सरदार के हाथ में एक नुकीली पैनी चाकू थमा दी। उस चाकू की नोक से रोशनी निकल रही थी। उस आदमी ने सिद्धांत को मारने के लिए चाकू हवा में उठाया। सिद्धांत जमीन पर पड़ा हुआ उठने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन उसके पैर कस के रस्सी से बंधे होने के कारण वो हिल भी नहीं पा रहा था। चाकू सिद्धांत की गर्दन से सिर्फ कुछ ही सेंटीमीटर दूर था कि तभी आसमान में तेज आवाज गूंजने लगी। जैसे ही वो आवाज वहां मौजूद उन सभी आदमियों के कानों में पड़ी, वो सभी अलर्ट हो गए और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। सिद्धांत ने जब ऊपर देखा तो उसकी नजर आसमान में उड़ रहे विशालकाय पक्षियों पर पड़ी। उन पक्षियों की चोंच बहुत ही पैनी थी। उनके पर इतने बड़े थे कि उनके अंदर 2 इंसान आराम से समा जाएं। वो हवा में यहां वहां उड़कर अपना शिकार ढूंढ रहे थे। उनमें से एक पक्षी नीचे जमीन की तरफ आया और अपनी चोंच में एक छोटे कद के आदमी को फंसाकर वहां से उड़ा कर ले जाने लगा। आजू बाजू हाहाकार मच चुका था। अफरा तफरी में सब सिद्धांत के बारे में तो भूल ही गए थे। सिद्धांत जानता था कि उसे जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो वो भयंकर पक्षी उसको भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि अतीत में आने के बाद उसे इन परिस्थितियों से भी गुजरना होगा। इसलिए उसने अपने आजू बाजू भाग रहे उन छोटे कद वाले लोगों की तरफ चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे खोल दो, मैं तुम सभी को बचा सकता हूं, मेरा विश्वास करो। सिद्धांत की आवाज इतने शोर में उनके पास नहीं पहुंच पा रही थी, मगर उसने हार नहीं मानी और वो चिल्लाता रहा। अचानक से एक छोटे कद का आदमी उसके पास आकर खड़ा हो गया। सिद्धांत ने अपनी आवाज बुलंद की और कॉन्फिडेंस के साथ बोला, मैं तुम्हें बचा सकता हूं, बस मेरे पैर खोल दो। उस आदमी ने कुछ देर सिद्धांत को अपनी टेढ़ी नजर से देखा, मगर आगे बढ़कर सिद्धांत के पैर खोल दिए। वो तुरंत खड़ा हुआ और भागने लगा। वो अपना मकसद नहीं भूला था। उसे अभी भी आर्यन को ड्रैगन के पास जाने से रोकना था, मगर तभी उसे पीछे से दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी। सिद्धांत तुरंत रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। वो विशालकाय पक्षी एक एक करके उन सभी आदमियों को उठाकर ले जा रहे थे। कुछ ने तो हार मानकर जमीन पर बैठना ही सही समझा। उनको दुख में देखकर सिद्धांत सहन नहीं कर पाया और उसने अपने भागने की दिशा बदल ली। न जाने कहां से उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति महसूस होने लगी। ये शक्ति बिल्कुल वैसी ही थी जिसका इस्तेमाल करके सिद्धांत ने गुफा में उस काली शक्ति को हराया था। सिद्धांत भागते हुए एक पक्षी को पकड़ने की कोशिश करने लगा, मगर उस पक्षी ने अपना एक पंजा उठाकर सिद्धांत को दे मारा, जिसके कारण वो जमीन पर गिर गया। जैसे ही उन छोटे कद वाले लोगों ने देखा कि सिद्धांत उनकी मदद कर रहा है, उनके चेहरों की चमक वापस आ गई। बाकी सारे जाकर पेड़ के पीछे छिपने लगे। उस पक्षी के पंजे के कारण सिद्धांत के गाल से खून बहने लगा था, मगर सिद्धांत ने उसे इग्नोर करते हुए दोबारा अपने कदम जमीन पर जमाए। वो अपनी पूरी रफ्तार के साथ एक पक्षी की तरफ आगे बढ़ा। तभी अचानक से उस समूह के आदमी ने सिद्धांत की तरफ एक चमचमाता हुआ हथियार फेंका। सिद्धांत ने तुरंत हवा में उस हथियार को पकड़ लिया। सभी सिद्धांत की तरफ बड़ी ही उम्मीद के साथ देख रहे थे। न जाने कहां से सिद्धांत के अंदर इतनी ताकत आई कि उसने जमीन पर पैर पटक कर हवा में छलांग लगाई। वो एक पक्षी के पास जैसे ही पहुंचा, उसने तुरंत अपनी तलवार को जोर से घुमाया। अगले ही पल उस पक्षी का एक पैर कट गया और वो हवा में यहां वहां उड़ने लगा। दर्द में होने के कारण उसने अपने पंजों में पकड़े हुए छोटे कद के आदमी को छोड़ दिया। ये देखते ही वहां मौजूद सभी खुशी से चिल्लाने लगे। उनके प्रोत्साहन के कारण सिद्धांत के मन में दृढ़ निश्चय और भी स्थिर हो गया। उसने बिना कोई समय गंवाए दूसरे पक्षी को अपना टारगेट बनाया। पिछले वार की तरह ये वार भी कामयाब हुआ और दूसरा आदमी भी नीचे जमीन पर गिर गया। शायद वो पक्षी भी नादान नहीं थे, क्योंकि वो समझ गए कि उनको हराने वाला उस मैदान में मौजूद था, इसलिए वो वहां से भाग गए। उनके जाते ही वो सारे छोटे कद के लोगों ने अपने साथियों को संभाला और उनकी देखभाल करने लगे। सिद्धांत की सांस फूल चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी इस तरह से लड़ाई नहीं की थी, इसलिए वो खुद भी बहुत चौंक गया था। वो जमीन की तरफ देखते हुए अपनी सांस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक से उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो उसके सामने छोटे कद वाले लोगों का मुखिया खड़ा हुआ था। उस मुखिया के चेहरे पर झुर्रियां साफ नजर आ रही थीं।
सिद्धांत ने चौकन्ना होकर अपने कदम पीछे ले लिए। वो यहां से जल्द बाहर निकलना चाहता था, लेकिन तभी वो मुखिया सिद्धांत के पास आया और उसने नीचे झुकने का इशारा किया। सिद्धांत एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर नीचे झुक गया। उस मुखिया ने तुरंत सिद्धांत के कंधे पर हाथ रखा और बोला, हम अपने राज्य में घुसपैठ करने वाले किसी भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ते। हम कद में भले ही छोटे हों, लेकिन हमारा शौर्य बिल्कुल भी कम नहीं है। मगर आज तुमने ना ही सिर्फ हमारे साथियों की जान बचाई है, बल्कि हमें यह भी सीख दी है कि हमें बिना कुछ सोचे समझे किसी भी आदमी को नहीं मारना चाहिए। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, इसलिए तोहफे में मैं तुम्हें ये तलवार देता हूं। ये तलवार एक खास हथियार है। इसे तुम अपनी जिंदगी की लड़ाइयां लड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इसे सच्चे दिल से धारण करके तुमने इसका उपयोग किया तो यह तुम्हें हर युद्ध में जीतने में मदद करेगी, उस मुखिया ने कहा। उसके बाकी साथियों ने सिद्धांत के सामने एक बार सर झुकाया और वहां से चले गए। सिद्धांत उनको जाते हुए देख रहा था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके हाथ में एक जादुई हथियार था। मगर सिद्धांत के चेहरे पर अचानक से एक बड़ी मुस्कान आ गई। उसकी सबसे बड़ी चिंता खत्म हो गई थी। वो आर्यन को रोकने में शायद कामयाब होने वाला था, क्योंकि अब उसके पास ड्रैगन से लड़ने के लिए अपना खुद का हथियार था। सिद्धांत ने गहरी सांस ली और तुरंत शीतलपुर की तरफ चला गया। उसे बस आज की रात गुजरने का इंतजार करना था। वहीं दूसरी तरफ वेदिका और विक्रम सिद्धांत को उस गुफा से निकालने के प्रयास में लगे हुए थे। उन्होंने उस गुफा के अंदर जाने के बहुत प्रयास किए थे, लेकिन हर बार उनके कदम आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो गुफा के बाहर ही कुछ इस तरह से रुके जा रहे थे कि जैसे कोई दीवार उन्हें रोक रही हो। वेदिका ना चाहकर भी अब विक्रम की बातों के बारे में सोचने लगी थी। वो इतना थक चुकी थी कि उसने आखिरी रास्ता अपनाने की सोची और वो उस गुफा के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई और जोर से चिल्लाई, सिद्धांत, तुम कहां हो? क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो? लेकिन उसे तेज हवाओं के अलावा कुछ भी जवाब नहीं मिला। वेदिका के पीछे विक्रम आया और वो धीमी आवाज में बोला, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हमें गुफा के अंदर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढना ही होगा। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तभी अचानक से वेदिका की आंखें फटी की फटी रह गई। शायद सिद्धांत को बचाने के चक्कर में उन्हें अपने आजू बाजू की कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी थी। वेदिका विक्रम से कुछ कहना चाहती थी, मगर उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहे थे। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो जैसे कि तुमने कोई भूत देख लिया हो? विक्रम ने वेदिका के ऊपर हंसते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे से वो हंसी अगले ही पल गायब हो गई। उसे अपने पीछे एक उपस्थिति महसूस हुई। विक्रम ने जैसे ही धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि दुष्यंत खड़ा था। वो दोनों कुछ कर पाते उससे पहले दुष्यंत के गुंडों ने उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उन गुंडों ने दोनों को जकड़ लिया। दुष्यंत आगे आया और वेदिका की चिन्ह को टच करते हुए बोला, तुम्हारी भी दाद देनी पड़ेगी। तुम मुझसे, जिससे सारी दुनिया डरती है, उसे चकमा देकर भाग निकली। मुझे यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं कि कोई मेरी गिरफ्त से इस तरह छूट जाए। पकड़ लो इन दोनों को। और तुम्हारा वो दोस्त सिद्धांत कहां है? मर गया क्या? दुष्यंत ने कहा। जब दोनों में से किसी ने भी सच नहीं बताया तो दुष्यंत के गुस्से का पारा चढ़ गया और वो चिल्लाते हुए बोला, सारे जंगल में फैल जाओ, मुझे सिद्धांत चाहिए आज के आज। उसके कुछ साथियों ने सिर हिलाया और वो सिद्धांत को ढूंढने के लिए चले गए। वेदिका और विक्रम ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो दुष्यंत के चंगुल से नहीं बच पाए। दुष्यंत ने उन दोनों की आंखों पर पट्टी बांधी और उन्हें घसीटते हुए वहां से ले गया। वो उन दोनों को टॉर्चर करके उनसे सच निकलवा ही लेगा। वहीं जैसे ही सिद्धांत शीतलपुर पहुंचा, उसने नोटिस किया कि आर्यन और उसके साथियों के टेंट के बाहर घोड़े बंधे हुए थे। उसने बड़ी ही चालाकी से एक घोड़ा निकाला और उस ड्रैगन की खोज में निकल गया।
क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत आर्यन को उस ड्रैगन से लड़ने से रोक पाएगा? क्या आर्यन सिद्धांत का सच जान पाएगा? क्या होगा आगे की लड़ाई में? क्या सिद्धांत उस ड्रैगन को मारकर आई मणि ले लेगा या आर्यन शक्तिशाली बनकर दोबारा से अपने अतीत को दोहराएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। अंधेरे से भरे कमरे में अचानक से कुछ नीचे गिरने की आवाज आई। वेदिका चौंकते हुए जाग गई। जब उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की तो पाया कि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। यही नहीं, उसके हाथ पैर भी रस्सी से बंधे हुए थे। उसने अपने आप को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसने तुरंत डर भरी आवाज में कहा, विक्रम, तुम कहाँ हो? क्या क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो? तभी उसे बाजू से एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। वो आवाज कुछ दूर एक कमरे से आ रही थी। कुछ दिखाई न देने के कारण वेदिका के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो पैनिक होते हुए बोली, कौन है यहां पर? मैं कहां हूं? विक्रम कहां है? हमें जाने दो। डर के कारण वेदिका मचलने लगी। तब उसके कान में विक्रम की आवाज सुनाई दी। वो बोला, वेदिका, घबराओ मत, अपने आप को संभालो। हम दुष्यंत के अड्डे पर हैं। मैंने अभी अभी किसी को बात करते हुए सुना था। हमें बहुत ही ध्यान से काम लेना होगा और जल्द से जल्द यहां से भागने का तरीका ढूंढना होगा, नहीं तो वो आदमी हमें टॉर्चर करना शुरू कर देगा। उसे बस सिद्धांत का पता चाहिए। विक्रम की आवाज सुनकर वेदिका थोड़ी सी शांत हुई और बोली, मगर हम यहां से कैसे भागेंगे? मेरे हाथ पैर, यहां तक कि मेरी आंखें भी बंधी हुई हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं भी इसी हालत में हूं, लेकिन मैंने यहां वहां हाथ चलाकर कुछ नुकीला ढूंढ लिया है। अगर तुम मेरे पास आ सको तो मैं तुम्हारी रस्सी काट पाऊंगा, विक्रम ने वेदिका को बताया। वेदिका तुरंत अपनी जगह से धीरे धीरे आगे खिसकने लगी। वो विक्रम की आवाज फॉलो करते हुए उसके पास पहुंचने ही वाली थी, मगर तभी उस कमरे का दरवाजा तेज आवाज के साथ खुल गया। वाह जी वाह, ये देखो, इन्होंने तो भागने का भी प्लान बना लिया है। मगर लगता है ये दोनों अभी तक नहीं जानते हैं कि आखिर मैं कौन हूं। तुम्हें क्या लगा कि तुम इस मामूली सी रस्सी को खोलकर यहां से भागने में कामयाब होते? कभी नहीं। वेदिका और विक्रम अपनी जगह पर रुक गए जब उनके कान में दुष्यंत की भारी आवाज पड़ी। दुष्यंत वेदिका के करीब आया। वेदिका उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, मगर दुष्यंत ने उसको उसके बालों से पकड़ा और दांत पीसते हुए बोला, तुम मुझे इसी वक्त बता दो कि तुम्हारा यार कहाँ है। मेरे आदमी अभी भी उसे उस जंगल में ढूंढ रहे हैं। अगर तुम मुझे उसका पता बता दोगी तो मैं शायद उसे बेदर्दी से ना मारूं, लेकिन अगर मुझे भी उसे ढूंढने में पूरी मेहनत करनी पड़ेगी तो उसका हश्र और भी बुरा होगा। दुष्यंत ने उसके बालों को खींचते हुए कहा। वेदिका के मुंह से दर्द भरी चीख निकल आई, लेकिन उसने दुष्यंत की बातों का जवाब नहीं दिया। तुम उसे अच्छे से जानती भी नहीं हो, मगर फिर भी इतनी वफादारी दिखा रही हो। कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे अंदर से सच निकलवाने के और भी तरीके हैं, दुष्यंत ने कहा और अपने हाथ से ताली बजाई। अगले ही पल वेदिका की आंखों से वो पट्टी हट गई। उस कमरे की तेज लाइट के कारण वेदिका को चंद पलों के लिए कुछ भी साफ नजर नहीं आया, मगर फिर उसकी नजर सामने बंधे विक्रम पर पड़ी। लेकिन उसके मुंह से डर भरी चीख तब निकल आई जब उसने देखा कि कैसे जमीन पर एक आदमी लेटा हुआ था। उस आदमी की नसें फूल चुकी थीं। इतना ही नहीं, वो दर्द से कांप रहा था। वेदिका ने देखा कि कैसे एक डॉक्टर ने खड़े होकर तड़पते हुए आदमी के बदन से इंजेक्शन के द्वारा खून निकाला और विक्रम की तरफ आगे बढ़ने लगा। तुम जानती हो इस इंजेक्शन में क्या है? मैं तुम्हें बताता हूं। इस इंजेक्शन में एक दवा के साथ साथ उस आदमी का खून है जिसे देते ही तुम्हारा ये दोस्त अगले 48 घंटे में एक ऐसे रूप में बदल जाएगा जो सिर्फ मेरी बात मानेगा। फिर ना वो किसी और को पहचानेगा और ना ही खुद को। इसलिए अभी भी समय है, मुझे इस सिद्धांत का पता बता दो। दुष्यंत ने वेदिका को धमकाते हुए कहा। नहीं वेदिका, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मुझे कुछ नहीं होगा, विक्रम ने वेदिका को समझाते हुए कहा। लेकिन वेदिका
दुष्यंत की आंखों में उठ रहे पागलपन को देख पा रही थी। वो जानती थी कि अगर उसने सिद्धांत का सच दुष्यंत को नहीं बताया तो वो विक्रम को नुकसान पहुंचा देगा। मगर जितनी देर वो शांत थी उतनी ही वो इंजेक्शन विक्रम के करीब जा रहा था। जैसे ही उस इंजेक्शन की नीडल विक्रम को छूने वाली थी, अचानक से वेदिका चिल्ला पड़ी। मैं बताती हूं, सब कुछ सच सच बताती हूं। सिद्धांत उस जंगल में गुफा के अंदर है। जहां से तुमने हमें कैद किया है वो गुफा वहीं पर है। तुम वहां जाकर सिद्धांत को ढूंढ सकते हो। वेदिका ने अपनी आंखों में आंसू के साथ कहा। नहीं वेदिका, ये तुमने क्या किया? विक्रम गुस्से में चिल्लाया। वेदिका की बात सुनकर दुष्यंत जोर से हंसने लगा और डॉक्टर वीरेंद्र को इशारा करते हुए बोला, मुझे पता था कि तुम अपने दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचने दोगी, लेकिन मैं उस पर इस दवा का प्रयोग नहीं करने वाला था। डॉक्टर, अब मुझे सच पता चल गया है, आप अपना काम कर सकते हैं, दुष्यंत ने कहा और तुरंत वहां से चला गया। वेदिका और विक्रम का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। डॉक्टर वीरेंद्र ने विक्रम के चेहरे से भी पट्टी हटाई और वेदिका की तरफ आगे बढ़ने लगे। वेदिका अपनी जगह पर इधर उधर हो रही थी। उसे नहीं पता था कि आखिर डॉक्टर वीरेंद्र करने क्या वाले थे। वो वेदिका के सामने नीचे बैठे और उसके हाथ को कस के पकड़कर वो इंजेक्शन वेदिका को दे दिया। विक्रम के मुंह से एक अचंभे से भरी आवाज निकली। कुछ पल हिलने के बाद वेदिका एक गहरी नींद में सो गई। वहीं जब दुष्यंत उस कमरे से बाहर आया तो उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। उसे ना सिर्फ अपने दुश्मन का पता चल गया था, बल्कि वो वेदिका के ऊपर अपना ड्रग टेस्ट करने में भी कामयाब हुआ था। उसे आए हुए पास्ट फ्लैशेस से इतना तो पता चल गया था कि वेदिका, जो कि पिछले जन्म में राजकुमारी वंदिता थी, उसके खून में बहुत शक्ति थी। अगर ये बात सच है तो दुष्यंत को अब दुनिया पर कब्जा पाने से कोई नहीं रोक सकता था, और यही वजह थी जिसके कारण उसने इस जन्म में वेदिका से मिलते ही उसे मारा नहीं था। दुष्यंत ने एक गहरी सांस ली और सिद्धांत को ढूंढने के लिए निकल गया। सुबह सूरज की पहली किरण घोड़े पर भागते हुए सिद्धांत के ऊपर पड़ी। सिद्धांत जानता था कि वो आर्यन से काफी आगे है, क्योंकि आर्यन सुबह उस ड्रैगन से लड़ने के लिए निकलने वाला था। मगर सिद्धांत उस ड्रैगन के ऑलरेडी बहुत करीब पहुंच चुका था। पहाड़ पर चढ़ते हुए सिद्धांत ने न जाने कितनी नहर और घाटियां पार की थीं। सिद्धांत जैसे ही उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो उसकी नजर एक बड़ी गुफा पर गई। सिद्धांत का गुफा के साथ पहले ही गहरा नाता था, इसलिए उसने बिना समय गंवाए घोड़े को एक तरफ बांध दिया और खुद नीचे उतरकर उस गुफा की तरफ आगे बढ़ा। गुफा के आजू बाजू कुछ चित्र बने हुए थे। सिद्धांत ने जब पास जाकर देखा तो पाया कि उन चित्र में एक ड्रैगन बना हुआ था। हर एक चित्र में एक ड्रैगन को रोकते हुए कुछ लोग नजर आ रहे थे। यही नहीं, सिद्धांत को मालूम चल गया कि ड्रैगन के मुंह से आग भी निकलती है। सिद्धांत ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ने लगा। उसे मालूम था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं था। आर्यन किसी भी वक्त वहां पहुंच सकता था। सिद्धांत अपने साथ तोहफे में मिली वो जादुई तलवार लेकर आया था। उसे कसकर पकड़कर सिद्धांत ने गुफा में अपना पहला कदम रखा। सिद्धांत के माथे से पसीना टपकने लगा। वो आगे बढ़ता रहा। उस गुफा के अंदर से तेज सांस लेने की आवाज आ रही थी। सिद्धांत जैसे ही थोड़ा अंदर पहुंचा, उसकी नजर एक विशाल काय प्राणी पर पड़ी। उसे देखते ही सिद्धांत की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस ड्रैगन के सामने एक चींटी के बराबर नजर आ रहा था। वो ड्रैगन सो रहा था। उसकी नाक से इतनी तेज हवा निकल रही थी मानो जैसे आंधी तूफान आ रहा हो। सिद्धांत के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने एक कदम और आगे लिया तो उसकी नजर उस ड्रैगन के सिर पर चमचमाती हुई मणि पर पड़ी। वो मणि गुफा के अंधेरे में भी चमक रही थी। सिद्धांत यहां वहां देखकर उस मणि तक पहुंचने का तरीका ढूंढने लगा। उसने देखा कि इस गुफा में कुछ पत्थर बाहर निकल रहे थे। अगर सिद्धांत ने उन पत्थरों को पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो वो शायद इस मणि तक पहुंचने में कामयाब हो जाए। उसने तुरंत अपनी तलवार अपनी कमर पर बांधी
और पत्थरों को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। वो बार बार नीचे सो रहे ड्रैगन को भी देख रहा था। इतना विशालकाय जानवर उसने आज तक सिर्फ टीवी या बुक्स में ही देखा था, मगर आज उसके सामने खड़ा होना उसके लिए एक अचंभे की बात थी। सिद्धांत उस मणि के करीब पहुंचने ही वाला था कि अचानक से उसकी तलवार कमर पर ढीली होने लगी। सिद्धांत की सांसें अटक गईं। वो उसे पकड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर उसने उसे पकड़ने के लिए पत्थर को छोड़ा तो वो खुद ब खुद उस ड्रैगन पर गिर जाएगा। माहौल बहुत ही गंभीर हो चुका था। सिद्धांत कुछ पल के लिए रुक गया। उसकी तलवार भी हिलना बंद हो गई। उसने एक चैन की सांस ली और दोबारा से ऊपर चढ़ना शुरू किया, लेकिन अगले ही पल उसकी तलवार कमर से ढीली होकर नीचे उस ड्रैगन के सिर से टकराकर जमीन पर गिर गई। उस गुफा की शांति भंग होने में समय नहीं लगा। अगले ही पल उस ड्रैगन की आंखें खुल गईं। वो गुस्से से लाल थी। उसकी नाक से सांस के साथ साथ इस बार आग की चिंगारी भी निकली। सिद्धांत ने अपनी आंखें डर से बंद कर ली। कुछ ही देर में वो ड्रैगन अपनी पूरी हाइट पर खड़ा हो गया। वो यहां वहां देखने लगा कि आखिर उसकी नींद किसने भंग की थी। उसे सिद्धांत को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे ही उसकी नजर सिद्धांत पर पड़ी, उसके दांत गुस्से से बाहर आ गए और उसने अपना मुंह खोलकर सिद्धांत की तरफ आग से वार किया। सिद्धांत की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जानता था कि वो आग में झुलस सकता है। सिद्धांत ने तुरंत देखा कि ऊपर गुफा में एक छोटा सा छेद था। वो जल्दी से उस छेद में छुप गया। उसके अंदर जाते ही आग की लपटें उस छेद को छूकर चली गईं। सिद्धांत को उस आग की गर्मी महसूस हुई। वो समझ गया कि ये लड़ाई इतनी सरल नहीं होने वाली है। वो ड्रैगन जोर से चिल्लाया। वो सिद्धांत को ढूंढने लगा। सिद्धांत ने नीचे झांक कर देखा और पाया कि वो ड्रैगन उसको नीचे ढूंढ रहा है। मौका देखकर सिद्धांत उसके सिर पर कूद गया। गुस्से में वो ड्रैगन यहां वहां हिलने लगा। सिद्धांत को किसी भी हालत में अपनी तलवार तक पहुंचना था। वो उस ड्रैगन को इस तरह नहीं मार पाएगा। उसने ड्रैगन के सिर से निकल रहे स्केल्स का सहारा लेकर नीचे कूदने की कोशिश की, लेकिन उस ड्रैगन ने सिद्धांत को इतना तेज धक्का मारा कि वो नीचे धड़ाम से गिरा और एक बार फिर ड्रैगन ने मुंह से आग निकाली। सिद्धांत का पैर उस आग के कब्जे में आ गया और वो बुरी तरह झुलस गया, लेकिन उसके पास दर्द महसूस करने का समय नहीं था। उसने रेंगते हुए अपनी तलवार उठाई और अपने पैर को जमीन में पटकते हुए हवा में एक छलांग लगाई और तलवार की नोक से उस ड्रैगन की एक आंख फोड़ दी। दर्द से वो ड्रैगन कराह उठा। इसी बात का फायदा उठाकर सिद्धांत दोबारा से उसके सिर पर बैठ गया और उसकी दूसरी आंख भी फोड़ दी। दर्द ना सहन होने के कारण वो ड्रैगन नीचे जमीन पर गिर गया। सिद्धांत ने अपनी तलवार उठाई और जहां उस ड्रैगन के सिर पर मणि लगी थी वहां वार किया। उस ड्रैगन ने आखिरी बार अपने मुंह से आग निकाली और वहीं ढेर हो गया। सिद्धांत ने एक चैन की सांस ली और उसके सिर से वो मणि निकाल ली। सिद्धांत को अचानक से अपने दर्द का एहसास हुआ और वो वहीं नीचे जमीन पर गिर गया। उसका सीना तेज सांसों के कारण फूल रहा था। वो अपने मकसद में कामयाब हो गया था। मगर तभी अचानक से उस गुफा के बाहर से एक आवाज आई और उसके दिल की धड़कनें एक बार फिर तेज हो गई। आर्यन वहां पहुंच गया था। क्या होगा आगे? क्या आर्यन सिद्धांत को पकड़ लेगा? क्या सिद्धांत आर्यन को सच बता पाएगा? क्या वो आर्यन को रोक पाएगा? क्या होगा वेदिका के साथ? क्या वो एक म्यूटेंट बन जाएगी? क्या था दुष्यंत का अगला प्लान? जानने के लिए सुनते रहिए। सिद्धांत जिसके लिए इतनी मेहनत करके अपने अतीत में आ पहुंचा था, आज उसी के सामने आना उसके लिए जानलेवा साबित हो रहा था। वो जानता था कि अगर आर्यन ने उसे वहां देख लिया तो वो पक्का ही उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यहां तक कि वो उसे बात करने का मौका भी नहीं देगा। 2 दिन में वो आर्यन को इतना तो पहचान गया था।
उसने अपने आग में झुलस गए पैर को तुरंत अपने शरीर से फाड़कर एक कपड़े से बांध लिया। उसने तुरंत जमीन पर पड़े हुए ड्रैगन पर अपने पैर रखे और दोबारा से उस गुफा में ऊपर बने हुए छेद में जाकर बैठ गया। उसने नीचे छुपकर देखा और पाया कि कैसे जब आर्यन अंदर आया और उस ड्रैगन को मरा हुआ पाया तो वो गुस्से से दहाड़ उठा। गुस्से में आकर आर्यन ने उस गुफा में तूफान मचा दिया। उसने गुस्से में अपना आपा खो दिया जब उसने देखा कि ड्रैगन सिर्फ मरा ही नहीं था बल्कि उसके माथे से जादुई मणि भी गायब थी। तबाही मचाने के बाद आर्यन जमीन पर बैठ गया। उसकी सांस फूल चुकी थी मगर उसके चेहरे से गुस्सा अभी भी नहीं गया था। सिद्धांत ने सोचा कि शायद यही एक समय है जहां पर आर्यन उसे अकेला मिलेगा, नहीं तो उसके साथ जयंत या कोई और साथी हमेशा ही रहता है। इसलिए सिद्धांत ने आंख बंद करके एक गहरी सांस ली और आर्यन को सब कुछ सच सच बताने के लिए अपना मुंह खोला। आर्यन, तुम दुख मत मनाओ, ये तुम्हारी हार नहीं है। आज अगर तुम्हें ये मणि नहीं मिली तो ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा नतीजा है, सिद्धांत ने कहा। उसकी आवाज सुनकर आर्यन चौंक गया और गुफा में यहां वहां देखने लगा। वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और चिल्लाते हुए बोला, कौन है यहां? सामने आओ। यूं छुपकर बात करना कायरों की निशानी होती है। मैं भविष्य से आया हूं। मैं जानता हूं कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने से रोकने आया हूं। तुम अपनी जिद छोड़ दो, सिद्धांत ने उसे समझाते हुए कहा। मगर सिद्धांत की बात सुनते ही आर्यन जोर से हंसने लगा और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही निराश हो गया हूं। मुझे खुद की आवाज सुनाई देने लगी है। क्या हुआ अगर मैं इस ड्रैगन को मारकर उसकी मणि अपने हाथ नहीं कर पाया? कोई और तरीका ढूंढकर जल्द से जल्द और ताकतवर बन जाऊंगा। आर्यन अपने आप से ही बात करने लगा। सिद्धांत का मन दुख से भर गया। वो दोबारा से आर्यन से कुछ कहने ही वाला था कि अचानक से उस गुफा में किसी और के कदम की आवाज गूंज उठी। सिद्धांत तुरंत दीवार में बने हुए छेद में और भी अंदर चला गया। वो इस वक्त बिल्कुल भी ऐसी हालत में नहीं था जिसके साथ वो लड़ाई कर पाए। आर्यन खुद कदमों की आवाज सुनकर पीछे मुड़ा तो उसने अपने सामने जयंत को पाया। जयंत भी जमीन पर मरे पड़े हुए ड्रैगन को देखकर चौंक गया। वो बोला, अरे वाह आर्यन, तुम तो शूरवीर निकले। इतनी जल्दी तुमने इस ड्रैगन को कैसे हरा दिया? मगर आर्यन के चेहरे की निराशा को देखकर वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया और बोला, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आखिरकार तुम इस ड्रैगन की मणि की शक्ति को धारण करने वाले हो। फिर तुम्हारे चेहरे पर यह दुख कैसा? तब आर्यन ने जयंत को बताया कि कैसे जब वो गुफा में आया था तो वो ड्रैगन पहले से ही जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी मणि गायब हो चुकी थी। उसकी बात सुनकर जयंत दंग रह गया। एक पल के लिए उसके चेहरे पर गुस्से का भाव नजर आया। उसे आर्यन ने नजरअंदाज कर दिया, मगर ऊपर से सिद्धांत सब कुछ साफ साफ देख पा रहा था। मगर अगले ही पल जयंत ने अपने चेहरे के भाव बदले और आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, चिंता की कोई बात नहीं है। हम कोई और तरीका ढूंढ लेंगे जिससे तुम जल्द से जल्द ताकतवर बन जाओ। आखिर हमें शीतलपुर पर कब्जा पाना ही है। इतना कहकर वो आर्यन को उस गुफा से बाहर ले गया। कुछ देर बीत जाने के बाद सिद्धांत धीरे धीरे नीचे जमीन पर वापस उतरा। उसे दुख था कि आर्यन ने उसकी बात नहीं मानी थी, मगर वो जानता था कि शायद उसे आगे और भी मौके मिले जब वो आर्यन को सच्चाई पर विश्वास दिलाने में कामयाब हो। सिद्धांत कुछ देर उस गुफा में ही बैठा रहा और थकान के कारण उसकी गहरी नींद लग गई। मगर सिद्धांत एक बात से अनजान था। जब जयंत आर्यन को लेकर उस गुफा से बाहर निकला था तो उसकी नजर पेड़ के पास बंधे सिद्धांत के घोड़े पर गई थी। उस घोड़े को देखकर जयंत समझ गया था कि कोई ना कोई था जिसने आर्यन को रोकने की कोशिश की थी। सपनों की दुनिया में खोया हुआ सिद्धांत ये नहीं जानता था कि जयंत उसके पीठ पीछे उसे मारने की योजना बना चुका था। जब सिद्धांत की आंख खुली तो बाहर अंधेरा हो चुका था। वो जानता था कि रात में वो जंगल में नहीं रह सकता है। उसे वापस शीतलपुर जाना ही था। सिद्धांत ने लंगड़ाते हुए गुफा से बाहर पैर रखा
मगर उसकी जिंदगी में संकट कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके बाहर कदम रखते ही अचानक से उसे चारों तरफ से एक तूफान ने घेर लिया। वो तूफान इतना भयंकर था कि एक पल के लिए सिद्धांत के हाथ से वो जादुई मणि छूटने वाली थी। लड़खड़ाते हुए सिद्धांत जमीन पर गिर गया। उसका जला हुआ पैर जलन करने लगा। अगले ही पल वो तूफान शांत हो गया और उसने एक आदमी का रूप ले लिया। सिद्धांत जब से अतीत में आया था तब से ही वो अलग अलग जानवरों और दानवों से लड़ रहा था। उसके सामने खड़े दानव के लंबे लंबे सींग थे। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसकी घनी भौहों के नीचे दो बड़ी बड़ी गुस्से से भरी आंखें सिद्धांत को देख रही थीं। कौन हो तुम और यहां क्या करने आए हो? सिद्धांत ने हांफते हुए पूछा। मगर उस दानव ने सिद्धांत का जवाब देने की बजाय अपनी कमर पर बांधी तलवार निकाली। अगले ही पल उसने अपनी तलवार को हवा में जोर से सिद्धांत की तरफ फेंका। सिद्धांत इस वार के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो तुरंत अपनी जगह से थोड़ा सा हिला। उस दानव का निशाना बहुत ही सटीक था और इसलिए सिद्धांत बाल बाल बचा। तुम एक मामूली मानव नहीं हो। मुझे यहां तुम्हें मारने के लिए किसी ने भेजा है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, उस दानव ने सिद्धांत की तरफ बढ़ते हुए कहा। अगले ही पल वो एक बार फिर हवा के झोंके में बदल गया और सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमने लगा। उस तूफान के बीच से सिद्धांत को हंसी की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन वो उस दानव का चेहरा नहीं देख पा रहा था। सिद्धांत पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। आखिर उसे मारने के लिए किसने उस दानव को भेजा था? किसी को भी उसके अस्तित्व का मालूम नहीं था। मगर ये सब सोचने का समय सिद्धांत के पास नहीं था। उस तूफान के रूप में दानव ने सिद्धांत को झकझोर कर रख दिया। सिद्धांत के मुंह और नाक से खून बहने लगा था। एक बार फिर वो दानव दूर जाकर खड़ा हो गया। इस बार जब सिद्धांत जमीन पर गिरा तो सच में वो मणि उसकी जेब से निकलकर बाजू में गिर गई। तभी सिद्धांत को जयंत की बात याद आई कि कैसे अगर कोई उस मणि को धारण कर लेगा तो उसमें असीम ताकत आ जाएगी। सिद्धांत ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और उस मणि को उठाकर अपने माथे पर लगा लिया। वो दानव सिद्धांत को अचंभे से भरी नजरों से देख रहा था। अचानक से सिद्धांत के आजू बाजू एक रोशनी छा गई जिसने उसके चारों तरफ एक रक्षा कवच बना दिया। सिद्धांत को अपने खून में एक तीव्र एनर्जी महसूस होने लगी। वो एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि एक पल के लिए सिद्धांत को लगा कि शायद उसकी नसें ही फट जाएंगी। इस बार जब उस दानव ने सिद्धांत पर वार किया, उसका वार सिद्धांत तक पहुंचा ही नहीं। इस बात से अचंभित वो दानव अपनी जगह पर रुक गया। सिद्धांत ने इसी मौके का फायदा उठाया और अपनी कमर पर बंधी तलवार को हाथ में ले लिया। वो जानता था कि शायद उसके सामने जो दानव खड़ा था वो एक मायावी दानव था जिसका सामना उसे बहुत ही होशियारी से करना था। इसलिए उसने उस दानव को अपने जाल में फंसाने का प्लान बनाया। सिद्धांत ने अपने आजू बाजू बने रक्षा कवच को कुछ पलों के लिए तोड़ दिया और एक्टिंग करके नीचे जमीन पर गिर गया। जैसे ही उस दानव ने सिद्धांत को नीचे जमीन पर गिरा हुआ देखा, उसने समय नहीं गंवाया। वो तूफान के रूप में सिद्धांत के पास आ गया। सिद्धांत इतना पढ़ा लिखा तो था ही कि उसे पता था कि तूफान को खत्म करने के लिए उसके बीचों बीच निशाना लगाना चाहिए। सिद्धांत ने अपनी तलवार हवा में उठाई और उस तलवार से उसकी नाक घोंप दी। अगले ही पल सन्नाटे में उस दानव की आवाज गूंज उठी। सिद्धांत के चारों ओर चल रही तेज हवा थम गई और वो दानव जमीन पर घायल हालत में गिर गया। उसके मुंह से खून बह रहा था। इतना ही नहीं, उसके दिल पर भी एक घाव लगा था। सिद्धांत अपनी जगह से लड़खड़ाते हुए उठा और उसने उस दानव पर एक आखिरी अटैक किया। अटैक करते ही उस दानव की आंखें बंद हो गई। सिद्धांत इतना थक चुका था कि वो भी उस दानव के बाजू में जाकर गिर गया। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसके कान में तेज शोर सुनाई दे रहा था। दो आदमी ढोल नगाड़ों के साथ शीतलपुर की गलियों में घूम रहे थे। उनमें से एक आदमी तेज आवाज में चिल्ला रहा था, सुनो सुनो सुनो, शीतलपुर के राजा भीमसेन ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की है।
जो भी इस प्रतियोगिता में जीतेगा उसे राजघराने से एक बहुत ही ताकतवर हथियार इनाम में दिया जाएगा। राजा भीमसेन ये प्रतियोगिता शीतलपुर के सारे युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित कर रहे हैं। बाजू में खड़ा आर्यन, जो कि किसी आदमी को पीटने में व्यस्त था, वो अचानक से रुक गया और ये घोषणा सुनकर उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। मगर अगले ही पल सिद्धांत की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और जब उसे दोबारा से कुछ साफ नजर आया तो उसने देखा कि मैदान में आर्यन खून से लथपथ था, मगर उसके चेहरे पर दर्द का एक भी निशान नहीं था, बल्कि वो खुशी से झूम रहा था, जिसकी वजह थी उसके हाथ में एक चमचमाती हुई तलवार। जैसे ही सिद्धांत ने उस तलवार को देखा, वो समझ गया कि ये वही तलवार है जिससे सिद्धांत ने राजकुमारी वंदिता को मारा था। वो आगे कुछ और देख पाता, इससे पहले ही उसकी आंखों के सामने तेज रोशनी छा गई। जब अगली बार उसने आंखें खोली तो वो इस गुफा के बाहर राक्षस के मृत शरीर के बाजू में पड़ा हुआ था, मगर सिद्धांत की सांसें तेज चल रही थीं, क्योंकि उसने अभी अभी एक और पास्ट का फ्लैश देखा था। शायद उस मणि से सिद्धांत के अंदर दोबारा से अपने अतीत को देखने की शक्ति आ गई थी। सिद्धांत सब कुछ भूलकर तुरंत अपने घोड़े पर बैठा और शीतलपुर की तरफ निकल गया। वो जानता था कि वो किसी भी हालत में आर्यन को उस तलवार तक नहीं पहुंचने दे सकता है। वो तलवार ही राजकुमारी वंदिता की मौत का कारण बनी थी। इससे पहले कि नगर में राजघराने द्वारा आयोजित उस प्रतियोगिता की घोषणा हो, सिद्धांत को उस तलवार को कहीं छुपाना होगा। वो किसी भी हालत में आर्यन के हाथ वो तलवार नहीं लगने दे सकता था। जब तक सिद्धांत दोबारा शीतलपुर पहुंचा, सुबह हो गई थी। वो बुरी तरह थक चुका था। जब से वो अतीत में आया था, तब से ही एक के बाद एक परेशानियां उसे सांस लेने भी नहीं दे रही थीं। मगर उसके पास सांस लेने का समय भी तो नहीं था। उसने तुरंत अपने घोड़े को राजमहल की तरफ बढ़ाया। कुछ देर में वो राजमहल के बाहर खड़ा था। उसके मन में हजार बातें चल रही थीं। उसने अपने पिछले जन्म के रूप को तो देख लिया था, यहां तक कि उसका सामना अपने सबसे बड़े दुश्मन से भी हो गया था, लेकिन अभी तक राजकुमारी वंदिता उसके सामने नहीं आई थी। राजमहल में घुसकर सिद्धांत अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार था, लेकिन न जाने क्यों वो राजकुमारी वंदिता से मिलने से घबरा रहा था। सिद्धांत ने अपने घोड़े को एक तरफ बांधा और राजमहल की एक खिड़की से चुपके से अंदर चला गया। जमीन पर गिरने का असर उसके पैर पर आया, जो ड्रैगन की आग से जल चुका था। सिद्धांत के मुंह से एक तेज दर्द भरी आवाज निकल आई। अचानक से उसे सामने से एक भारी आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? सिद्धांत की सांस एक पल के लिए थम गई। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत आर्यन को एक और बार रोकने में कामयाब होगा? क्या आर्यन उस प्रतियोगिता को जीतकर उस जादुई तलवार का मालिक बन जाएगा? क्या सिद्धांत आर्यन को अपनी सच्चाई पर विश्वास दिला पाएगा? क्या सिद्धांत प्रतियोगिता में इनाम के रूप में मिलने वाली तलवार को छुपाने में सफल होगा? जानने के लिए सुनते रहिए। सिद्धांत ने अपनी जिंदगी में कभी कोई चोरी नहीं की थी, मगर आज उसने आर्यन को रोकने के लिए ये कर गुजरने की भी ठान ली थी। जैसे ही उसे राजमहल के सिपाहियों की आवाज सुनाई दी, सिद्धांत उठकर अपने लिए छुपने की जगह ढूंढने लगा। सिद्धांत भागते हुए एक कमरे में छुप गया, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। सिपाही उसे ढूंढते हुए आगे चले गए। सिद्धांत को अब बस पता लगाना था कि वो जादुई तलवार छुपी कहां थी। जैसे ही सैनिक भागते हुए दूसरी डायरेक्शन में गए, सिद्धांत उस कमरे से बाहर आया और धीमी चाल के साथ राजमहल में घूमने लगा। सुबह का समय होने के कारण सभी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। यही सिद्धांत के लिए सबसे अच्छा समय था। छुपते छुपाते सिद्धांत रसोई में पहुंच गया। कुछ खानसामे मिलकर खाना बना रहे थे। सिद्धांत उनकी बातें सुनकर रुक गया। उनमें से एक बोला, क्या तुमने सुना है शीतलपुर में होने वाली प्रतियोगिता को इस बार देखने कौन आ रहा है? राजकुमारी वंदिता, जो कि अस्त्र विद्या की शिक्षा लेने के लिए पिछले कुछ सालों से गुरुकुल में थी। राजकुमारी वंदिता का नाम सुनते ही सिद्धांत के कदम अपने आप रुक गए। अब उसे पूरी तरह विश्वास हो गया था कि उसने जो फ्लैश देखा था वो सच था। राजकुमारी वंदिता का उस प्रतियोगिता के दौरान वहां मौजूद रहना
एक बड़ा इशारा था कि आर्यन और उसकी मुलाकात जल्दी ही होने वाली थी। जैसे ही सिद्धांत को यह पता चला, उसने बिल्कुल भी समय नहीं गंवाया और वहां से चला गया। लेकिन राजमहल बहुत बड़ा था, जिसके कारण सिद्धांत को वो तलवार ढूंढने में बहुत ही दिक्कत आ रही थी। चलते चलते वो एक कमरे के सामने आकर खड़ा हो गया। उस कमरे में ताला लगा हुआ था। सिद्धांत का दिल कह रहा था कि वो जादुई तलवार इसी कमरे में थी। सिद्धांत उस ताले को तोड़ने के लिए यहां वहां कुछ ढूंढने लगा। अचानक से उसकी नजर मोमबत्ती रखने वाले लोहे के स्टैंड पर पड़ी। सिद्धांत ने तुरंत उस स्टैंड को हाथ में उठाया और ताले को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, मगर तभी अचानक से उसे पीछे से एक आवाज आई। ये क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? अपना चेहरा मुझे दिखाओ। एक लड़की की आवाज सिद्धांत के कानों में गूंज उठी। उसकी आवाज सुनते ही सिद्धांत के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यही नहीं, उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो विश्वास नहीं करना चाहता था कि वो उस आवाज को जानता था, मगर उसका दिल उस आवाज को कभी नहीं भूल सकता था। सिद्धांत ने अपने हाथ में लिए हुए स्टैंड को नीचे जमीन पर रखा, मगर वो पीछे नहीं मुड़ा। कुछ पल बीत जाने के बाद उसे अचानक से अपनी गर्दन पर एक पैनी नोक महसूस हुई। वो आवाज दोबारा बोली, तुम अपना परिचय दो, वरना मैं अभी सैनिकों को बुलवाकर तुम्हें बंदी गृह में डलवा दूंगी। सिद्धांत जानता था कि अगर वो पीछे नहीं मुड़ा तो उसके लिए और भी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इसलिए उसने बड़े ही आराम से अपने पीछे खड़ी राजकुमारी वंदिता का चेहरा पहली बार देखा। उसे देखते ही सिद्धांत की आंखें अपने आप आंसुओं से भर गईं। उसके सामने राजकुमारी वंदिता अपना भाला लिए खड़ी हुई थी। उसके लंबे घने काले बाल नीचे कमर तक आ रहे थे। उसके चेहरे पर एक मासूम सी चमक थी, मगर उसकी आंखें किसी शूरवीर की तरह चमक रही थी। देखने में भले ही वो एक कमल फूल की तरह लग रही थी, मगर सिद्धांत अच्छे से जानता था कि वंदिता एक महान योद्धा थी, जो कि युद्ध कला का अभ्यास करके आई थी। वंदिता को इस तरह अपने सामने पाकर वो बहुत ही भावुक हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने पिछले जन्म के प्यार को इस तरह से मिलेगा। वो जरूर यहां पर आर्यन को रोकने आया था, मगर उसके मन में आज तक ये बात नहीं आई थी कि उसे ऐसा करने के लिए राजकुमारी वंदिता का सामना भी करना होगा। वही वंदिता जिसे उसने अपनी ही तलवार से मौत के घाट उतार दिया था। जब सिद्धांत कुछ नहीं बोला और सिर्फ उसे देखता रहा, तब राजकुमारी वंदिता का संयम खत्म होने लगा और वो एक बार फिर अपना भाला सिद्धांत के सीने पर चुभाते हुए बोली, क्या तुम बोल नहीं सकते हो? इस समय महल में तुम हथियारों के संग्रह के पास क्या कर रहे हो? सिद्धांत ने अपने आप को संभाला और कुछ कदम पीछे लेकर अपनी आवाज बदलते हुए बोला, मुझे माफ कीजिएगा राजकुमारी, मैं यहां साफ सफाई करने आया था। मैं इस महल का एक दास हूं। उसकी बात सुनते ही वंदिता की भौहें सिकुड़ गईं। उसे शायद सिद्धांत की बात पर भरोसा हो गया था, मगर फिर भी वो बोली, फिर तुम्हें अपना मुंह छुपाने की क्या जरूरत है? इसी वक्त इस कपड़े को दूर करो। उसकी बात सुनकर सिद्धांत का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर वो तुरंत बोला, राजकुमारी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे चेहरे पर एक घाव है। मैं राजकुमारी के सामने इसलिए अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। उसकी बात सुनकर वंदिता की आंखों में एक सिंपैथी आ गई और वो बोली, मैं तुम्हारी राजकुमारी हूं। मेरे सामने तुम्हें अपना चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए मेरे सारे प्रजावासी एक समान हैं। उसकी बात सुनकर सिद्धांत के दिल में उठ रहा दर्द और भी बढ़ गया। राजकुमारी वंदिता दिल की अच्छी इंसान थी। वो कुछ और कहने वाली थी कि तभी पीछे से उन्हें अपने नाम की पुकार सुनाई दी, मगर वो सिद्धांत का वहां से जाने का इंतजार कर रही थी। सिद्धांत ने एक आखिरी बार उस कमरे की तरफ देखा और राजमहल से बाहर निकल गया। उसने मुड़कर राजकुमारी वंदिता को भी महल के अंदर जाते हुए देखा। वो जानता था कि उसकी कोशिश नाकामयाब रह गई थी। उसके पास कोई और चारा नहीं बचा था। उसने अपने हाथ कस के मुट्ठी में बांध लिए और एक फैसला लिया। वो होने वाली प्रतियोगिता में आर्यन के साथ लड़कर उस तलवार को जीतने की पूरी कोशिश करेगा। अगला दिन होते ही पूरे शहर में हल्ला मचा हुआ था। लोग उत्साह से भरे हुए थे और राजमहल की तरफ बढ़ते जा रहे थे।
जैसे ही सूरज सर पर आया, प्रतियोगिता का आरंभ हो गया। सिद्धांत भी भीड़ का हिस्सा बनकर राजमहल के आलीशान मैदान में पहुंच गया। उसने देखा कि कैसे मैदान के बीचों बीच एक पिंजरा बना हुआ था। वो पिंजरा लोहे से बना हुआ था और अंदर जाने का सिर्फ एक ही दरवाजा था। इस सेटअप को देखकर वहां मौजूद सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। वो सभी आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। सिद्धांत के कानों में उनमें से एक की आवाज पड़ी, लगता है वो जादुई हथियार कोई बहुत ही कीमती हथियार होगा जिसके लिए इतनी कठिन प्रतियोगिता रखी गई है। उसकी बात सुनते ही सिद्धांत के मन में और भी दृढ़ता आ गई। अगले ही पल उस मैदान में शांति छा गई। सिद्धांत ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि राजकुमारी वंदिता अपने पिता भीमसेन के साथ मैदान के सामने बनी हुई राजगद्दी पर बैठ रही थीं। उसका चेहरा देखकर सिद्धांत एक बार फिर से दुख में बह गया। उसे नहीं पता था कि यह कितनी बार होने वाला था, लेकिन उसके दिल में अभी भी राजकुमारी वंदिता को मारने का गिल्ट था। मगर अगले ही पल वो भीड़ उत्साह से झूम उठी। सिद्धांत ने आर्यन को मैदान में आते हुए देखा। एक पल के लिए सिद्धांत को लगा था कि शायद आर्यन कल की मिली निराशा के बाद आज उस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन वो गलत था। अलग अलग राज्यों से आए योद्धाओं के बारे में घोषणा करने के बाद आखिरकार प्रतियोगिता शुरू हो गई। आर्यन का नाम उस प्रतियोगिता में सबसे आगे लिखा गया था। दूर दूर से आए योद्धा भी जानते थे कि आर्यन कितना ताकतवर था। सिद्धांत की नजर आर्यन के बाजू में खड़े जयंत की तरफ पड़ी। वो जानता था कि आखिर जयंत आर्यन को इतना ताकतवर बनाने के पीछे क्यों लगा हुआ था। एक समय था जब वो आर्यन की जान लेना चाहता था, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उसे समझ आ गया कि आर्यन जितना ताकतवर कोई भी नहीं है। शीतलपुर की राजगद्दी पर बैठने में सिर्फ आर्यन ही उसकी मदद कर सकता था। सिद्धांत गुस्से भरी नजरों से जयंत की तरफ देख रहा था। हमारे राजा भीमसेन और राजकुमारी वंदिता की उपस्थिति में हम इस प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं। सभी योद्धा एक साथ इस पिंजरे में जाएंगे और जो भी इस पिंजरे के ऊपर टंगी हुई चाबी को निकालकर पिंजरे को खोलेगा वही विजेता कहलाएगा। एक दरबारी ने तेज आवाज में अनाउंसमेंट की। सिद्धांत ने अपना चेहरा कस के कपड़े से बांध लिया और मैदान की तरफ आगे बढ़ गया। वो जानता था कि उसे कभी ना कभी आर्यन का सामना करना ही होगा, लेकिन शुरुआत में वो उससे दूर रहना चाहता था। उस पिंजरे के अंदर 10 योद्धा आ चुके थे, जिनमें से एक आर्यन भी था। आर्यन को अपने इतने करीब पाकर सिद्धांत एक अलग ही भाव महसूस कर रहा था। अभी तक वो आर्यन के इतने करीब नहीं पहुंचा था। उसे अभी भी इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को वो देख रहा है वो उसके पिछले जन्म का स्वरूप है। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे वो अपनी ही परछाई को देख रहा हो। अगले ही पल बाहर से उन सभी को पिंजरे में बंद कर दिया गया। सिद्धांत ने अपनी नजरें घुमाकर देखा तो पाया कि आर्यन के अलावा बाकी जो भी योद्धा उस पिंजरे में थे वो भी बहुत ताकतवर नजर आ रहे थे। सिद्धांत को सच में नहीं पता था कि वो आखिर कैसे लड़ने वाला था, मगर उसे किसी भी हालत में वो प्रतियोगिता जीतनी थी। कुछ ही देर में प्रतियोगिता शुरू होने का बिगुल बज गया। सिद्धांत आर्यन से काफी दूर था, लेकिन वो उसकी हर एक मूव को देख रहा था। आर्यन ने सबसे पहले उस पिंजरे के सबसे ताकतवर योद्धा से लड़ना शुरू किया। वो जानता था कि थोड़ी ही देर में उन सभी की हालत खराब हो जाएगी, इसलिए सबसे ताकतवर को पहले गिराना सबसे सही था। सिद्धांत अपना दुश्मन चुन पाता उससे पहले ही उसके बाजू में खड़े एक हट्टे कट्टे आदमी ने सिद्धांत को एक जोर का मुक्का मारा। एक पल के लिए सिद्धांत की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी नाक से खून बहने लगा। वो पिंजरे का सबसे पहला योद्धा नहीं बनना चाहता था जिसे हार मिल गई हो, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद की। वो भूला नहीं था कि कल उस ड्रैगन से जो मणि मिली थी उसकी शक्ति सिद्धांत के शरीर में बह रही थी। सिद्धांत ने अपना हाथ कस के बांधा। अगले ही पल उसे अपने शरीर में तीव्र ऊर्जा महसूस होने लगी। सिद्धांत ने हवा में छलांग लगाई और अपने सामने खड़े दुश्मन को एक जोर की लात मारी। उसकी लात उस दुश्मन के गले में जा लगी, जिसके कारण
वो अगले ही पल चित्त हो गया। सिद्धांत को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बाहर मच रहा शोर अचानक से शांत हो गया, जिसके कारण आर्यन की नजर सिद्धांत पर पड़ी। एक पल के लिए उसकी भौहें सिकुड़ गईं, मगर वो खुद भी दूसरे योद्धा से लड़ने में व्यस्त था। सिद्धांत ने समय नहीं गंवाया और ऊपर बंधी चाबी को पकड़ने के लिए एक बार फिर से छलांग लगाई। अचानक से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे नीचे फ्लोर पर पटक दिया। सिद्धांत के मुंह से दर्द भरी आवाज निकल गई। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो एक और योद्धा उसकी तरफ शैतानी मुस्कान के साथ देख रहा था। अब उस पिंजरे में दो गुट बन गए थे, एक गुट जिसे आर्यन मार रहा था और दूसरा जिसे सिद्धांत मार रहा था। देखते ही देखते पिंजरे में लड़ रहे लोगों की संख्या कम होती गई। एक तरफ आर्यन अपने दुश्मनों को हार का स्वाद चखा रहा था, वहीं दूसरी तरफ सिद्धांत अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर लड़ रहा था। सिद्धांत ने अपने सामने खड़े दुश्मन के पेट में एक जोर की लात मारी, मगर वो दुश्मन अचानक से दूर हो गया, जिसके कारण सिद्धांत सीधा जाकर आर्यन से टकरा गया। उसने तुरंत अपने कदम पीछे लिए। आर्यन गुस्से भरी नजरों से उसकी तरफ आगे बढ़ा। उसने सिद्धांत पर वार करने के लिए अपना हाथ हवा में उठाया, मगर तभी अचानक से पीछे से किसी ने आर्यन के कंधे पर एक मुक्का दे दिया। आर्यन का ध्यान बट गया और वो दूसरे दुश्मन से लड़ने में लग गया। सिद्धांत की सांस फूल चुकी थी। एक पल के लिए उसे लगा था कि आर्यन आज उसे देख लेगा। इसी तरह न जाने कितनी देर उस पिंजरे में लड़ाई चलती रही। सिद्धांत अपने दुश्मन को मारकर फ्री हुआ ही था कि अचानक से उसे भीड़ की उत्साह से भरी आवाज सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो सिर्फ और सिर्फ आर्यन को अपने सामने पाया। बाकी सारे योद्धा जमीन पर दर्द से कराह रहे थे। आर्यन खून से लथपथ सिद्धांत की तरफ आगे बढ़ा। सिद्धांत ने अपने कदम पीछे लिए, मगर वो तुरंत जाकर पिंजरे की दीवार से टकरा गया। आर्यन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत आर्यन को वो तलवार जीतने से रोक पाएगा? क्या सिद्धांत का चेहरा आर्यन के सामने आ जाएगा? आमने सामने आते ही क्या आर्यन उसकी बात समझेगा? क्या था जयंत का मकसद? आखिर उसके कारण आर्यन को राजकुमारी वंदिता को क्यों मारना पड़ा? क्या कोई नया तूफान सिद्धांत की जिंदगी में आने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए।